हम लोगों ने कल जो पढ़ा था, एक फार्मूला डिराइव किया था, उसके अंदर हम लोगों ने ये पता लगाया था कि R proportional to L, R proportional to 1 by A and R is equal to A वो पृष्ठ होता है जिससे कि करंट प्रवेश कर रहा है, धारा L चालक की लंबाई ठीक है। तो पीछे क्यों आके बैठे, एक लाइन आगे हो ना, बीच छोड़ के रख गैप, नहीं आगे आगे आगे, ऐसे अच्छा नहीं लगता, आगे बैठो आगे बैठो, कम कम, ऐसे नहीं अच्छा लगता बेटा। ये वैसे आप लोगों ने 11th 10th में पढ़ रखा है, लेकिन इसको अब थोड़ा कठिन स्तर पे अब ले जाएंगे हम लोग, कि जो क्वेश्चन आते हैं और जिस तरह के कि पूछे जाते हैं उसके आधार पे अब क्या करना है, इसको हमको देखना है। सबसे पहले हम ये देखें, प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में कल किसी बच्चे ने कोशिश की उसको एनसीईआरटी में से पढ़ने की, कल जो फॉर्मूला अपन डिराइव किया था, जो अपन ने कल फॉर्मूला डिराइव किया था एनसीईआरटी में से पढ़ा था, उसको क्या निकाला दोनों का संबंध? चलिए, तो सबसे पहले हम, जैसा कि हमने कैपेसिटर जब संधारित्र पढ़े थे तो हमने ये पता लगाया था कि अगर हम उसमें हम कहते थे C1 C2 C3, यहाँ हमने कहा कि इन तीन इनको हमने एक बैटरी से जोड़ा, इसका टर्मिनल पोटेंशियल जानते हो? टर्मिनल पोटेंशियल क्या होता है? टर्मिनल जानते हैं, एक तो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है बैटरी के अंदर। तो उन दोनों टर्मिनल्स के बीच में जो बाह्य रेजिस्टेंस लगा के हम विभव नापते हैं, अभी मैं डायग्राम बना के दिखा देता हूँ, लेकिन पहले इसको पढ़ लो एक मिनट। इसका टर्मिनल वोल्टेज है V, क्योंकि बैटरी जो होती है वो EMF देती है, वोल्टेज नहीं देती, EMF देती है। लेकिन उसके जो इलेक्ट्रोड से हम नापते हैं जब, तो वो बाहर का होता है, वोल्टेज नापते हैं। इसको अभी अच्छे से बताऊंगा मैं, पहले इसको एक बार देख लें। जैसा ही कैपेसिटर में था, सिद्धांत वही है कि जब सीरीज में प्रतिरोधक होते हैं तो उनके बीच में वोल्टेज फर्क होती है, परंतु जो करंट निकला है बैटरी से, क्योंकि हमारा सिद्धांत क्या है कि जितना करंट जा रहा है वही अल्टीमेटली वापस आएगा। एक्चुअल में जो जितने भी चार्ज का मूवमेंट है वो पूरा सर्कुलर होता है। आपने कल बैटरी लगा के देखा था कि बैटरी में किस तरह से सामान आता है, इसलिए ये आई रहेगा और ये V1 V2 V3 हो जाएंगे। ये सिद्धांत, ये इसके पता चलता है कि प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में है। अर्थ क्या हुआ इसका कि हम जानते हैं कि V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ये कल अपन ने सीखा था कि कोई भी जो वोल्टेज होती है जो बैटरी से निकली होती है वो प्रत्येक
रेजिस्टेंस यानी कि जो प्रतिरोधक होता है उसके द्वारा खा ली जाती है। इसको ऐसे याद रखना होता है कि ये थोड़ी वोल्टेज खा जाएगा, ये थोड़ी वोल्टेज खा जाएगा, ये थोड़ी वोल्टेज खा जाएगा, और कुल वोल्टेज खाई हुई इस V के बराबर होगी। इसको सीधा से याद रखने का तरीका ये है, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 और V इज इक्वल टू IR, ये पता ही है हमको। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि V1 इज इक्वल टू क्या होगा, IR1। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, V1 की जगह IR1 प्लस IR2। बहुत सिंपल है, इसलिए ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगाएंगे, अपन क्वेश्चंस करेंगे इसके। IR3, ठीक है। और ये V है, V, इस V का क्या संबंध है, V इज इक्वल टू IR इक्वलेंट सीरीज वाला, सो IRS। I सब में कॉमन आ गया, तो क्या निकल के आ गया, R सीरीज इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये तो सीरीज में अगर प्रतिरोधक लगे हैं तो फार्मूला होता है, बहुत सिंपल है, क्योंकि अब कैपेसिटेंस कर चुके हैं तो अपने को उसके आधार पे ही अपन इसको कर रहे हैं। दूसरा, प्रतिरोधक हमने उसमें क्या सीखा था कि अगर कैपेसिटर्स लगे हुए हैं तो इसमें हम लोग वैसे ही रेजिस्टेंस को लगाना चाहेंगे। R1, R2, R3, ओके। ये वोल्टेज है, ये इससे करंट गया I। अब ये करंट जो है अभी समान नहीं हो सकता, क्योंकि ये 3 शाखाओं में बट रहा है, और चूंकि हमें ये पता नहीं कि यहाँ पे क्या क्या है, तो इसलिए हम मानेंगे कि इसके अंदर ये I1 हो गया, जो किस रेशो में होगा भी निकलेगा। ये हो गया मान लीजिए I2, और ये हो गया I3। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, क्योंकि इधर से ये जब आएगा होकर करंट, अपन ने देखा था यहाँ पर अगर किसी भी एक प्रतिरोधक से करंट जाता है तो वो I रहता है सेम। तो जब इस प्रतिरोधक में जाएगा तो ये I1 ही आएगा। ये I2 इस प्रतिरोधक में से बाहर निकल रहा है, जैसे कि इस प्रतिरोधक में निकल रहा था तो I था, इसका मतलब ये I2 होगा बाहर जाने वाला, और ये होगा I3, और तीनों मिलके यहाँ पर दोबारा I बनाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, V इज इक्वल टू IR से I इज इक्वल टू V अपॉन R, या हम कह सकते हैं कि I पैरेलल वाले का I V अपॉन R P, ठीक है, इसका इक्विवेलेंट। अगर हम यहाँ पे मान रख दें तो V अपॉन आर पी इज इक्वल टू V1 अपॉन, नो वोल्टेज सेम रहेगी बेटा, समांतर में लिखना पड़ेगा इसका मतलब, समानांतर क्रम में
वोल्टेज समान क्यों रहती है, कौन बच्चा बताएगा? या तो मुझसे आप पूछते हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अपन ने लिख दिया कि वो समांतर क्रम में वोल्टेज समान रहती है, ये कोई सिद्धांत थोड़ी है, ये तो एक्चुअल में हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, कैसे दिख रहा है? मतलब ये है कि अगर हम सर्किट केवल यही लेते, ठीक है, तो इसके अंदर विभवांतर वही आता, क्योंकि R3 और V हमारे यहाँ कॉमन है, तो यहाँ पे विभवांतर वही, टोटल V कंज्यूम होता है इसके अंदर, टोटल V कंज्यूम होता है। अब इसको हटा दें और इसको देखें, केवल इसको भी हटा दें, इसके अंदर भी विभवांतर V ही कंज्यूम होगा, खा जाएगा, V खाएगा, ये एक रेजिस्टेंस है, V को खा जाएगा। और इसके अंदर हम देखें, इन दोनों को हटा देंगे तो ये जो सर्किट है ये V को खा जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, प्लस V/R2, मैंने इसको बहुत ही शॉर्ट मेथड में कर दिया है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, सिंपल, समझ में आ गया, क्योंकि अपन ने जो संधारित्र में किया था वही का वही इसमें यहाँ पे उपयोग किया सिद्धांत, कोई नई चीज़ अपन ने नहीं की। अब इसके आधार पे क्वेश्चंस, उन क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, और मैं आपको 5-6 तरह के क्वेश्चन बता दूंगा, जो कि उसी के अलावा कोई क्वेश्चन बाहर नहीं आ सकता, लेकिन उसके तरह तरह क्वेश्चन आ सकते हैं, उसमें अंक फर्क हो सकते हैं, लेकिन उन क्वेश्चन का टाइप वही रहेगा, उस टाइप के बाहर नहीं आएगा क्वेश्चन। सबसे पहले एक बहुत ही अजीब सा क्वेश्चन है, मुझे समझ में नहीं आया कि आईआईटी में क्यों आया था, लेकिन आपको कर लेना चाहिए क्योंकि आईआईटी में आया हुआ है। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि ये क्वेश्चन मैंने पिछले साल ही पढ़ाया था कि क्यों नहीं, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन खराब नहीं है, लेकिन मैं सोचता हूँ इतना सरल कैसे आया आईआईटी के अंदर। ये सर्किट है, बैटरी से जुड़ा हुआ है, इस सर्किट में आई का मान निकालना है। करो बेटा, कोशिश करो, आप नहीं कर रहे। दस गलत, दस क्या, 10 किलो, 10 किलो था या क्या था? ओम, करके बताओ जल्दी से। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इजी, लेकिन ये आईआईटी में आया था इसलिए थोड़ा सा कठिन है। चलो अब यहाँ पे एक चीज़ सिद्धांत सीख लो इसका,
यहाँ पे एक सिद्धांत सीखना बहुत ज़रूरी है कि इस तरह के सर्किट, जब ट्रायंगुलर सर्किट होते हैं, इसमें सब जुड़े होते हैं आपस में, तो उसमें जो बैटरी से संबंधित भुजा होती है, उसके अलावा जो दोनों भुजाएं होती हैं वो हमेशा श्रेणी क्रम में उत्पन्न हैं। तो यानी कि जब यहाँ पर जुड़ी हुई, यानी इसके ये अब बेस बन गया, ये कौन सा बेस बन गया? ये बना आपका ये वाला बेस। ये तो ये वाला है, और अब इसके ऊपर दो है, ये सर्किट इस रूप में है। इधर देखो, ये तो बैटरी है, तो बैटरी वाली भुजा को हमेशा आधार मानते हैं। तो बैटरी वाली भुजा को हमेशा जो इससे जुड़ा हुआ है उसको मान लो आधार, इसको कहते हैं आधार। किसी भी सर्किट में जब हम इस तरह के ट्रायंगल सर्किट का एनालिसिस कर रहे हैं, तो जो भुजा बैटरी से जुड़ी होती है उसको कहते हैं आधार भुजा। ये किसी किताबों में लिखा हुआ, अपने केवल क्वेश्चंस को सरल करने के लिए है। इसको कहते हैं आधार भुजा। आधार भुजा का मतलब है कि अब हमें इसको देखना है इस भुजा से जो दूसरे शाखाएं जुड़ी हुई हैं वो किस क्रम में है। अपने कोई नहीं ढूंढना है, अपने को इसको पकड़ लेना है कि पहले ये है। अब ये तो इससे पैरेलल में हो गई बैटरी, अब ये दो हैं, जब ये अगर हमें रख लें तो दोनों एक दूसरे के सीरीज में हो गए। अगर हम मान लो यूँ इसको पहले यूँ देखो आप, ये इस तरह से बना हुआ है, ठीक है। अब इसको इधर ले जाते हैं, केवल इतना ही फर्क है, यहीं से बना देता हूं, इसको सीधा कर दिया, यानी कि इसको घुमा के इधर ले गया मैं, तो ये दोनों सीरीज में हो गए। तो सबसे पहले बात ये हुई कि एक आधार भुजा मान लेनी चाहिए आपको जो कि बैटरी से कनेक्ट करती हो, और उसके बाद में ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए कि बाकी बनी हुई भुजाएं जो हैं क्या वो समानांतर क्रम में है अथवा श्रेणी क्रम में है। तो ये क्वेश्चन सरल सा था कि आपने क्या देखा, ये दोनों श्रेणी क्रम में है। तो इसको अपन हमेशा कैसे लिखेंगे, सॉल्व करेंगे जब, इसको हमेशा अभी सॉल्व करने में इजी करने के लिए इसको मान लो R1, R2 और R3, कोई जरूर नंबर दे दो, बाद में नंबर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, लेकिन शुरू के 5-10 क्वेश्चन जब करोगे नंबर दे देना चाहिए। तो अपन ये कह रहे हैं कि R1 और R2 सीरीज में है, तो हम ये कह सकते हैं R सीरीज 1 2, इसका ये नॉमेनक्लेचर होता है, R सीरीज 1 2। ये इज इक्वल टू कितना हो गया, 30 ओम प्लस 30 ओम इज इक्वल टू 60 ओम। अब इसका मतलब क्या हुआ, जो ये दोनों एक रेजिस्टेंस के द्वारा रिप्लेस हो रहे हैं, यानी कि इन दोनों की जगह हम एक रेजिस्टेंस लगा रहे हैं जिसका कि रेजिस्टेंस 60 होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो दोनों एक बराबर लंबा हम कर रहे थे, तो हम कह रहे हैं कि इसकी जगह हम एक होगा। इसका मतलब यहाँ पर अगर हम एक लगाने की कोशिश करेंगे तो कैसे लगाएंगे इसको एक, इस वाले डायग्राम में अगर हम एक लगाना चाहते हैं, ये तो आपका ये वाला है, इसको तो यूं ही रहने दो, ये शुरू के 1-2 क्वेश्चन के लिए है, बाद में तो बिल्कुल ये मुँह जवानी होते हैं, ठीक है। ये तो हो गया 30 ओम। अब हमने इन दोनों को रिप्लेस किया है, यानी कि ऐसा रिप्लेस किया जो ए और बी के साथ जुड़ा हुए हैं, यानी ए और बी के आधार पे, इस आधार पे खड़े होंगे ये। इसका जो हमने इक्विवेलेंट, यानी कि जो हमने इक्विवेलेंट निकाला है इसका, वो इन दोनों के आधार पर खड़ा होगा। आधार अपना है ए बी, अपने शुरू में निश्चित कर लिया था। तो अब जो ये खड़ा होने वाला है इसके ऊपर, ये होगा इस तरीके से, यानी इसने और इसने, इसकी जगह क्या हो गया, यहाँ पे बस इसको इतना किया, इन दोनों की जगह रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ पर आ गया, ठीक है। ये अगर किसी को समझ में नहीं आया बता देना मुझे, RS1 2 ये इज इक्वल टू 60। अब ये दोनों समानांतर हैं, RS1 2 व 30 ओम
समानांतर है। इसलिए आर पी क्या होगा 1/30 प्लस 1/60 इज इक्वल टू 60, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 1/, ये क्या आ गया हमारे पास कुल। इसका मतलब ये हुआ कहाँ पे आ गया, ये इन दोनों को इक्विवेलेंट। तो अगर इन दोनों के इक्विवेलेंट का क्या मतलब हुआ, इसको हम अगर यहाँ बना दें तो इसका चित्र कैसे बनेगा। ए और बी आधार है, अपने ध्यान रखना, ये कभी नहीं गायब होंगे। अब यहाँ पर ये इसका इक्विवेलेंट आ गया। अब तो बिल्कुल सिंपल हो गया। अपने को पता है कि वोल्टेज तो ये है 2V, ठीक है। इसलिए करंट कितना होगा आई अपन जानते हैं क्या होता है V/R। V अपने को पता है 2 वोल्ट, R अपने को पता है 20 इज इक्वल टू 1/10 इज इक्वल टू 0.1 एम्पियर। तो शुरू में इस तरह के आप डायग्राम जरूर बनाते चलना। बस आप शुरू के अंदर क्वेश्चंस के अंदर ऐसा मत करना कि डायरेक्ट उसको क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनता जाए उसको वहाँ पर बनाते जाओ। आप जब 25 क्वेश्चन कर लेंगे ऐसे, फिर आपको बनाना नहीं पड़ेंगे अलग अलग। फिर आप केवल डायरेक्ट इसी में लिख सकते हो, अच्छा ये दोनों सीरीज़ में है, इन दोनों का ये हुआ, फिर ये इन दोनों के पैरेलल है तो 1/30 ये हुआ। लेकिन 25 क्वेश्चन आपको इस तरह से करने चाहिए, अलग अलग डायग्राम बना के, जिससे आपको कंसेप्ट क्लियर रहे कि आधार भुजा क्या होती है और इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन 2, मैं काफ़ी सारे क्वेश्चन कराऊंगा आपको, सब तरह के जिस जो भी एग्जाम में आ सकते हैं। यहाँ क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, प्रतिरोध इज इक्वल टू 1 ओम प्रति सेंटीमीटर। प्रत्येक भुजा, यानी कि भुजा यहाँ से अगर मानना चलें तो A B C D E, प्रत्येक भुजा है 10 सेंटीमीटर, यानी कि AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DE। ठीक है, 10 सेंटीमीटर दे रखा है। अब A और E के बीच में प्रतिरोध निकालना है। बेटा पेन दे सकते हैं क्या भाई। अब यहाँ पे देखो, जैसा कि पहला क्वेश्चन था उसमें हम देखा था ये और ये आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन दोनों सिरे इसके अलग अलग हैं, दोनों सिरे इसके अलग अलग हैं। और पैरेलल में क्या होता था, अब ये हमेशा ध्यान रखो कि पैरेलल किसे कहते हैं, यानी कि शुरुआती बिंदु से जुड़ा हो, अंतिम बिंदु से जुड़ा हो, तब वो पैरेलल में होते हैं। और सीरीज में कब होते हैं, जबकि एक का प्रारंभिक बिंदु दूसरे के अंतिम से और दूसरे का अंतिम पहले से। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो ऐसी स्थिति कहाँ दिख रही है अपने को,
R2 और R3 किस में दिख रहे हैं? श्रेणी क्रम में। पहले तो R2 और R3 का मान निकाला होगा आप लोगों ने, क्या? नहीं, कैसे R2 R3 का कैसे मान निकाला? ये प्रतिरोध क्या दिया हुआ है? 1 ओम प्रति सेंटीमीटर, और ये भुजा है 10 सेंटीमीटर, तो ये ओम कितना हो गया इसका? 10, और सब भुजाएं बराबर हैं, सब 10-10 सेंटीमीटर हैं। इसका जो रेजिस्टेंस है सबका 10 होगा। क्यों? क्योंकि आपको हमको पता है कि R इज प्रोपोर्शनल टू L, और यहाँ पे दिया हुआ ही है 1 ओम प्रति सेंटीमीटर। इसका मतलब ये सब 10-10 ओम के हो गए। अब B और C और C और D, यानी ये इक्विवेलेंट आ गया। अगर इसमें हम इक्विवेलेंट दिखाएं तो कैसे हो जाएगा डायग्राम? अब ये तो था हमारा बी, ये डी, ये नीचे हिलने नहीं है। हर स्टेज पे डायग्राम जरूर बना लो, जिससे कि बिल्कुल कंफ्यूजन मन में नहीं हो। ये तो नीचे वाला डायग्राम रह गया, और इन दोनों की जगह हमने इक्विवेलेंट बना लिया, यानी इन दोनों की जगह, यानी कि जो कि इन दो बिंदुओं से जुड़ा हो, इनका इक्विवेलेंट इन दोनों बिंदुओं से जुड़ा होगा। तो इन दोनों बिंदुओं से जुड़ने का मतलब हो गया कि जो इक्विवेलेंट आएगा वो, यानी ये 20 ओम का हो गया। ठीक है? किसी को समझ में नहीं आया मुझसे पूछे ना, क्योंकि सारे क्वेश्चन इसी तरह से होते हैं। अलग अलग डायग्राम बनाए करोगे स्टेज वाइज तो बहुत इजी हो जाएंगे क्वेश्चन। हमने क्या किया कि इन दोनों को रिप्लेस किया है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के द्वारा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया 20 ओम। अब 20 ओम रखना है, किस तरह से रखेंगे इसको 20 ओम को यहाँ पर? जिससे कि दो भुजाएं बी और डी से मिलती रहें उनकी, क्योंकि समानांतर क्रम में हो जाएंगे। अब ये बी और डी में मिला, अपन ने एक भुजा को बी डी में मिला दिया, कि बी डी से मिलने शुरू हुए थे दोनों, तो यहाँ पे हमने एक बी और एक डी से मिला दिया, ये इस तरह बन गया। अब यहाँ पे हमको दिख रहा है अपने को दिख रहा है कि RS23, अब RS2-3 व R5 किस में है? समानांतर क्रम में हो गए। इस शेप का है बिल्कुल, ये समानांतर क्रम में हुए। इनका इक्विवेलेंट क्या होगा? पैरेलल। वन अपॉन, उससे निकलेगा, किससे निकलेगा? 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन 20 प्लस 1 अपॉन 10, क्या होगा? 3/20। इसका मतलब हुआ RP इज इक्वल टू 20/3। ठीक है? अब डायग्राम क्या बन गया अपने को? वही ए और बी, ए और ई तो वैसे रह जाएंगे। यहाँ R1 है, ये R2 है। अब इन दोनों के बदले एक आ गया, किसके बीच में आएगा? इसके बीच में। इन दोनों को हटा के एक लगा रहे हैं ना अपन, इसको इसको मिला के इसके आगे मान लीजिए एक बना दिया हमने, तो अब एक यहाँ पे आ गया, उसका मान है 20/3, ये है 10। ठीक है? अब ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड। अब क्या है?
अब बताओ बेटा क्या है, ये किस क्रम में है, सब श्रेणी क्रम में हो गए ना। अब R1 R2 व Rp श्रेणी क्रम में है। अतः इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, 10 + 10 + 20/3। ठीक है, डायग्राम जरूर बनाने हैं अपने को हर बार, जब तक कि अपनी बिल्कुल मास्टरी नहीं हो जाए कि मैं देखते पता लग जाए। जब तो बात ठीक है, एक स्टेज आई जाएगी, अगर आप 15-20 क्वेश्चन कर लोगे तो आपको बिल्कुल याद पता जाएगा कि कैसे करना है। ठीक है, ये 2 तरह के क्वेश्चन हो गए। तीसरे तरह का जो क्वेश्चन आ सकता है, दो वर्गाकार प्लेटें, बात मत करो, दो वर्गाकार प्लेटें ए व बी एक ही मोटाई की हैं। बी की भुजा ए की भुजा से दुगनी है। आर ए अपॉन आर बी ज्ञात करें। देखते हैं, गलत है वैसे। करने की कोशिश करो बेटा इसको। मैंने आपको बीच में सिखाया भी था इसकी बात करना, बहुत अच्छे से ध्यान दे के आपको सिखाया था कि इसमें वही गलती करी आपने, जो मैंने आपको अलग से समझाया था कि इस क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखना है इस चीज़ का कि क्या किस चीज़ से, कौन से पृष्ठ भाग कौन सा होता है जिससे कि करंट घुसता है। उसका डायग्राम भी बना के अपन देखा था, जो पृष्ठ होता है उस पर घुसता है, लंबाई पे उस पर नहीं घुसता है। लंबाई तो लंबाई है। सहूलियत के लिए याद करने के लिए बताया था, अपन ने सीखा था ना ये रॉन्ग। ये होता था पृष्ठ ए। ऐसे थोड़ी है, कुछ भी निकाल के बताते रहो। आप कंफर्म हो ना? ये इसीलिए क्वेश्चन आया ट्रिक का, ये ट्रिक का क्वेश्चन है। सब जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं सब IIT वाले कर रहे हैं अपन।
ध्यान रखना है, क्या चीज़ ध्यान रखनी है कि इसकी मोटाई, यानी कि जो क्षेत्रफल है वो इधर वाला क्षेत्रफल है, यानी कि जिसमें एंटर कर रहा है करंट। इसका बस ट्रिक यही है। अब बताओ बेटा, आप लोग समझ में आया कैसे करना है इस क्वेश्चन को? नहीं, इनको बस पूछना है। बताओ, किसी बच्चे को समझ में आया कैसे करना है इस क्वेश्चन को? करा बेटे, वेरी गुड। इसका पृष्ठ क्षेत्रफल ए का क्या होगा? टी इंटू इसकी कितनी भुजा दे रखी है? बी की भुजा, यानी ये मान लो एल है, तो ये है 2L। पृष्ठ क्या हुआ? एल ये वाली, और इसकी थिकनेस, पृष्ठ कौन सा हुआ जिसमें से करंट घुसा? इस पृष्ठ में से, इस पृष्ठ में से घुस रहा है, ठीक है। तो ए इज इक्वल टू टी इंटू एल हुआ, A1, ए मान लेते हैं, और पृष्ठ क्षेत्रफल बी टी इंटू 2L, ये लंबाई और वो चौड़ाई टी, वो तो समान है दोनों तरफ, टी इंटू 2L। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? एरिया कौन सा है? इसका एरिया इसके अंदर छिपा हुआ है, यानी ये एरिया है ऐसे, ठीक है। थिकनेस, एरिया पृष्ठ कौन सा होगा? जो कि थिकनेस टी और लंबाई, ये टी है, ये लंबाई। ओके, समझ में आ गया? तो ये पृष्ठ क्षेत्रफल हुआ। ये अपन ने क्या सीख रखा है फार्मूला, कि आर किसके प्रोपोर्शनल होता है? आर ए क्या होगा? रो, इसमें अपना एल आएगा, एल इज लंबाई, ये वाली लंबाई, रो एल अपॉन ए, पृष्ठ क्षेत्र का ए क्या है? टी इंटू एल, तो क्या हो गया? रो अपॉन टी। इसी प्रकार आर बी क्या होगा? रो एल, एल क्या है यहाँ पर? 2L, और ए कितना दे रखा है? टी इंटू 2L, 2L से 2L कट गया, तो ये आ गया रो अपॉन टी। अब बताओ आर ए और आर बी का रेशो क्या हुआ? 1 है ना। तो ये सरल, कितना सरल क्वेश्चन, लेकिन इसमें क्योंकि ट्रिक थी कि इसको कैसे, इसको क्या चीज़ माननी है। अगर आप इसको मान लोगे तो क्वेश्चन का रॉन्ग गलत है, जैसे आपने शुरू में एकदम किया ना क्वेश्चन, तो आपने फटाक से उसको मान लिया L इंटू एल, 2L इंटू 2L, तो 1:2 आ गया। जबकि यहाँ पे किस चीज़ का क्षेत्रफल मानना है? जिसमें से, जिस क्षेत्र में से करंट प्रवेश कर रहा है। ये याद रखना इस बात को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कहीं भी कुछ दिक्कत हो तो मुझे रोक देना। मैं सोच रहा हूँ आज हर तरह के क्वेश्चन कराए थे जो एग्जाम में आते हैं। इन सब में थोड़ा सा हल्का सा ट्रिक है और कुछ नहीं है। लगते बड़े कठिन है देखने में, लेकिन ट्रिक के क्वेश्चन है। और ये बताया था क्वेश्चन बहुत इंटेलिजेंस का है, दम का नहीं है। मतलब करने में बहुत कम टाइम लगेगा, लेकिन सोचना पड़ेगा आपको कि कैसे होगा। एक बार समझ में आ गया कैसे होना है, फिर इसके अंदर कुछ भी नहीं है।
अब ये होशियारी का क्वेश्चन है, ट्रिक। ध्यान से देखो, पहले चित्र को ध्यान से देखो, इसमें चित्र में क्या हो रहा है, और जो अपन ने पढ़ा है वही सिद्धांत लगेंगे। मैं आपको हिंट दे देता हूं, करंट कब बहता है, इस सिद्धांत को यूज करना है इसमें। हो गया, कुछ नहीं है, पहले बच्चों को समझने दो कि करंट कब बहता है, ये हमें पता होना चाहिए। कब बहता है, जबकि विभवांतर हो, यानी कि अगर दोनों के बीच में अगर विभव जीरो है, विभवांतर जीरो है, तो करंट नहीं बहेगा। बस आपको इतना बड़ा हिंट दे दिया मैंने। अब करो इस क्वेश्चन को। इतना बड़ा हिंट एग्जाम में कोई नहीं देने आएगा, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन के अलावा आएगा भी नहीं कोई क्वेश्चन। क्या है, तो बिल्कुल सही, लेकिन देखो कैसे और कैसे निकालेंगे। अब तो मैंने बता दिया आपको पूरा सूत्र कैसे करना है। अब देखो, निकालो इसको, करो करो, ट्राई करो, इसमें थोड़ा दिमाग लगाओ। अब तो इतना मैंने बता दिया, इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है। इज़ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। मैंने आपको अब तो हिंट दे दिया, हिंट करने के बाद तो कोशिश हो जाना चाहिए सरल। और एग्जाम में अपने वही चीज़ ढूंढनी चाहिए हर क्वेश्चन में। कोई ऐसी भुजा तो नहीं है जिसके अंदर की करंट ही नहीं बह रहा हो, एक्स्ट्रा बना रखी है भुजा। अपने को ये निकालना है इसके अंदर कि कोई ऐसी भुजा तो नहीं है जिसके अंदर करंट ही नहीं बह रहा है। चित्र देख के ढूंढने की कोशिश करो कि ऐसी कौन सी भुजा हो सकती है इसके अंदर करंट नहीं बह रहा हो। चलो अब करते हैं। देखो, जब भी ऐसे ट्राइंगल के चित्र आते हैं जिसके अंदर एक ट्राइंगल के अंदर इस तरह के स्टार शेप बनी हुई हो, ट्राइंगल में स्टार, और ये क्वेश्चन पिछले 10 साल में कम से कम 3 या 4 बार रिपीट हुआ है, कम से कम 3 या 4 बार। अब अपने को ये देखना है कि मान लीजिए इसमें से करंट यहाँ पे बह रहा है, इसको समझने के लिए। अब करंट यहाँ से बह रहा है, यहाँ हमने देखा कि सब रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है, सबकी वैल्यू सेम है, यानी कि सब में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो कितना होगा, V इज इक्वल टू आई आर। अब I क्या होगा ये पता नहीं है हमें, R I क्या होगा जो इस भुजा में होगा। इसी प्रकार यहाँ पर क्या होगा, V इज इक्वल टू समथिंग R, यहाँ V इज इक्वल टू समथिंग R, R मीन्स स्मॉल r। अपने को ये दिख गया कि इसका मतलब अगर क्या स्थिति ऐसी हो कि हम भुजा में करंट का प्रभाव पता लगा सकें, ये किसी भी तरह का क्वेश्चन आ सकता है इसके अंदर। हमेशा हर क्वेश्चन में ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए कि कोई भुजा ऐसी तो नहीं है जिसके अंदर की करंट नहीं बह रहा है। अब हमने देखा कि ये रेजिस्टेंस समान है तीनों का, और यहाँ I जा रहा है, तो I तीनों में अब बराबर बराबर बटेगा, I/3, I/3 और ये भी I/3, ठीक है। क्योंकि अगर रेजिस्टेंस यहाँ पे बराबर है, जिन स्रोत से, जिस बिंदु से निकल रहा है, ये किरचॉफ लॉ में आएगा बाद में कि किसी भी नोड के ऊपर जितना करंट आ रहा है उतना ही करंट बाहर जाता है। ये किरचॉफ का लॉ होता है, आपके किरकॉफ कहते हैं। किरचॉफ लॉ ये कहता है कि जितना करंट किसी भी नोड पर, नोड का मतलब जहाँ पर एक से ज़्यादा रेजिस्टेंस मिल रहे हों, तो क्या कहता है किरचॉफ लॉ। मैं आपकी वाली भाषा में लिखता हूँ, किरकॉफ, ये अलग से पढ़ेंगे पूरा अपन। किरचॉफ का नियम बताता है कि किसी नोड पर कुल आगत करंट कुल निर्गत करंट के बराबर होता है। बताता हूं ना, जहां
एक से अधिक प्रतिरोधक मिलते हैं उस बिंदु को तो यहाँ पे नोड, ये भी नोड है, यहाँ पे ये भी नोड है, और ये भी नोड है, और ये भी नोड है। ठीक है, यहाँ पे ए बी सी डी चारों पॉइंट नोड है। अपन को देखना है पहले इस वाले पॉइंट ए को देखा हमने, ये एक नोड है। अब जो आई आ रहा है वो I1 I2 I3 के बराबर होना चाहिए, तीनों भुजाओं में जाने वाले के। लेकिन तीनों जो करंट जिस भुजा में जा रहे हैं वो तीनों रेजिस्टेंस बराबर है। इसका मतलब तीनों में वोल्टेज ड्रॉप बराबर होगा। इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो इसमें वोल्टेज ड्रॉप होगा, वो इसमें वोल्टेज ड्रॉप होगा। यानी कि इसके अंदर वोल्टेज ड्रॉप कितना हुआ, V इज इक्वल टू I/3 R। ठीक है, इसमें वोल्टेज ड्रॉप कितना हुआ, इसमें कितना हुआ I/3 R, और इसमें कितना हुआ I/3। ठीक है, अब यहाँ पे I/3 हुआ, ड्रॉप हो गया यहाँ पे इस पॉइंट पर। अब पॉइंट डी पे देखो जरा, नोड डी पर देखो, नोड डी पर इसको ड्रॉप होके 1/3 हुआ, और इस पे ड्रॉप हुआ 1/3। यानी कि सी बिंदु सी व डी पर विभव ह्रास यानी कि वोल्टेज ड्रॉप कितना हुआ, I/3 R हुआ। जब इसमें भी इतना ही ड्रॉप हुआ और इसमें भी इतना ही ड्रॉप हुआ, इसका मतलब यहाँ पे जो वोल्टेज है, इसलिए VD इज इक्वल टू VC। ये बात समझ में आई या नहीं आई? अब इसको दूसरी भुजा में देखते हैं करके, इसको पक्का करना जरूरी है। अब इधर देखो, ये बाहर निकल रहा है, ये है I। अब अपन ने पता लगा लिया कि ये I/3 है इसके अंदर करंट, तो ये करंट है I/3, ये करंट है I/3, और इसके अंदर है I/3। ठीक है, तो इसके अंदर वोल्टेज ड्रॉप कितना हुआ होगा यहाँ से यहाँ पर, I/3 इंटू R। यहाँ वोल्टेज ड्रॉप इतना हुआ, और इस वाली भुजा में कितना हुआ, I/3 इंटू R। यानी कि इसमें भी I/3/R हुआ, इस वाली भुजा में कितना हुआ, I/3 इंटू R। तीनों भुजाओं में I/3 इंटू R हुआ। तो हमने देखा कि इसके अंदर भी I/3 R हुआ है यहाँ पर। ठीक है, और इससे कैलकुलेट किया तो यहाँ पर I/3 हुआ ह्रास। ठीक है, इसका मतलब इसमें और इसमें वोल्टेज बराबर हुए, और इससे हमने कैलकुलेट किया तो भी V और D और C पे वोल्टेज बराबर हुआ। यानी कि C व D पर विभव ह्रास बराबर हुआ, यानी कि VD इज इक्वल टू VC। जब VD इज इक्वल टू VC है तो इसका मतलब ये हुआ कि इस भुजा में करंट नहीं बह सकता है। आप लोगों ने क्या सिद्धांत लगाया था, ये पता कैसे था आपको? हाँ ठीक है, अच्छी बात है, वेरी गुड। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भुजा इसके अंदर बिना बात की जोड़ रखी है। अब ये सर्किट क्या बन गया, ये हुआ अतः भुजा CD में कोई धारा नहीं बहेगी।
ओके, ये सब अपने को लिखना पड़ा इस क्वेश्चन समझाने के लिए, अदरवाइज एक लाइन का क्वेश्चन था ये। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया चित्र इसका? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसको अब हम डायग्राम को बनाया, तो अब क्या हुआ, इन दो, ये आधार हमारे पास ये है ए बी। अब देखो जरा, हमने बनाया ए बी आधार। हमेशा एक आधार आइडेंटिफाई करके जरूर रखना है, ए बी। अब ये इसके ऊपर ये दो बने हुए हैं, दोनों समानांतर एक श्रेणी क्रम में हो गए। अब ये श्रेणी क्रम में हो गए और इन दो बिंदुओं से जुड़े हुए हैं, यानी कि ये दो बिंदु जुड़े हुए हैं और दो श्रेणी क्रम में है, यानी कि हम इसको दिखा सकते हैं इसी प्रकार इस बिंदु से दो जुड़े हुए हैं जो कि दोनों श्रेणी क्रम में है। किसी बच्चे को कुछ भी समझ में नहीं आया तो बता देना भाई। ये बन गया इसका इक्विवेलेंट डायग्राम, उसको हटाते ही ये कैसे बना, समझ में आया? पक्का? इस डायग्राम में अब देखो आप, नंबर 1 अपन इनको वैसे ही देख लेते हैं डायरेक्ट। ये दोनों क्या है, सीरीज में, तो जुड़ जाएंगे दोनों, तो इसका इक्विवेलेंट क्या बनेगा, 2r। ये भी दोनों सीरीज में है, इनका इक्विवेलेंट बनेगा 2r। और ये ध्यान रखना है, जिन बिंदुओं के बीच में अपन निकालते हैं उन्हीं बिंदुओं के बीच में रखना है अपने को इसको। ये 2r, ये 2r, यानी कि ये क्या है, पहली वाली p q, ये है x y, और नीचे अपने पास है अब ये तीन जो है पैरेलल में है। अब पी क्यू एक्स वाई व ए बी समांतर क्रम में है, अतः इनका इक्विवेलेंट क्या होगा, 1/r इक्विवेलेंट, यानी कि r पैरेलल इज इक्वल टू 1/2r प्लस 1/2r प्लस 1/r। तो 1/2r कितना हो गया, 1/r, तो कितना हो गया 2/r। इसलिए आर पी इज इक्वल टू r/2 इज इक्वल टू 0.5 r, स्मॉल r है सारा, कोई बात नहीं। स्मॉल इज इक्वल टू कैपिटल, यहाँ लिख दो, स्मॉल इज इक्वल टू कैपिटल। जैसे मैंने आपको बताया था, मैंने आई में बताया था आपको, तो ऊपर नीचे तो कर लिया मैंने क्वेश्चन सॉल्व, बीच में आ नहीं रहा था स्टेप, तो मैंने मुश्किल हो गया। मैंने तो उसमें कर रखा था फाई थीटा सी, इनमें कर रखा था, वहाँ क्वेश्चन आ गया ए बी सी में, और मैंने क्वेश्चन कर रखा था फाई टाई इनमें कर रखा था। मैंने लिखा पहले फाई को ए मानने पर, टाउ को बी मानने पर। एग्जामिनर नहीं पागल हो गया होगा ये क्या कर रहा है, फिर वो मेरी लैंग्वेज में आ गया क्वेश्चन, मेरे को समझ में आ गया, फिर मैं अब ये समझ में आ गया अपने को, फिर इसको कर लिया। ये कोशिश ये करनी चाहिए इस क्वेश्चन को सरल भाषा, ये हमेशा अपने को चित्रों को बना के जरूर करना, मतलब बिल्कुल कोशिश मत करना कि बिना चित्रों के आगे बढ़ो। हाँ बेटा, घन है ना, घन, हाँ जितने कुछ आया ना तो प्रतिरोध जोड़ दिया, हाँ, याद आ रही, तो उसका इक्विवेलेंट निकालेंगे तो कितना, तुम निकाल के बताओ, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? तो कोशिश की थी सर, नहीं कोशिश की। निकालना भाई, निकालने दिखाओ मुझे, कहाँ है दिखाओ ना, ऐसे नहीं मैं मानता, ऐसा नहीं होता बेटा।
क्वेश्चन पहले खुद अटेम्प्ट करो। वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन मैं यही करा रहा हूँ इसके बाद वाला, लेकिन आपको पहले खुद करके दिखाना चाहिए मेरे को यहाँ पे कि आपने कहाँ गलती करी है, ऐसे नहीं। उस क्वेश्चन को मैंने इसे छोड़ दिया अभी। उसमें बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपको जो आधार मान रहे हो ना, जो आधार भुजा, वो फिक्स करनी है पहले। जैसे ही आप आधार भुजा फिक्स कर लोगे, और चूंकि सबकी लंबाई बराबर है, सबका रेजिस्टेंस कितना होगा, आर होगा। अब आपने जो बेस बनाया है जिसका, उस बेस भुजा से पहले देखो आई को बांटते चलो। पहले तीन नीचे कितने भागों में बटेगा, 3 भागों में बटेगा। आई 2 और 3, 3 बनेगा, I/3 I/3 I/3। अभी I/3 ऊपर पहुंचा, फिर वो 3 भागों में बराबर में बटेगा। इस प्रकार वो टोटल निकाल के जब बाहर निकाल, जिसको आपने बेस भुजा माना है उससे बाहर वो आई ही निकलना चाहिए, तब क्वेश्चन आएगा। ये क्वेश्चन ये वाला था, लेकिन मैं इसको छोड़ रहा हूँ अभी। धारिता की क्या होती है यूनिट? चलो अब इस सिद्धांत को अगर लगाते हैं तो क्वेश्चन कैसे होगा। अपन ने कहा कि जब कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा तो इसमें से करंट नहीं बह सकता। इसका मतलब इस भुजा में से कोई भी करंट नहीं बहेगा, यानी कि चित्र कैसा हो जाएगा आपका, अब कितना सरल है इसका आंसर अगर हम देखें। देखो अब BC और AD समांतर क्रम में है, या BC और CD, ये वाले BC और CD क्या है, कौन से क्रम में है? ठीक है, तो इस सर्किट को कैसे लिख सकते हैं, अगर हम इनको श्रेणी क्रम में है तो कितना होगा, RBC प्लस RCD इज इक्वल टू 6। तो नया डायग्राम क्या बन गया,
ठीक है, ये बी था, इन दोनों के बीच में ये आ गया, तो ये आपका पैरेलल आ गया इसके डी में। ओके, अब ये और ये दोनों पैरेलल है, ये फर्स्ट स्टेप था। अब दूसरा है 6 ओम और 3 ओम, पैरेलल है, अतः इनका इक्विवेलेंट प्रतिरोध होगा 1/RP इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/ क्या हो गया, इसलिए RP इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो अब इसका नया डायग्राम क्या बनेगा, जब मैं बार बार डायग्राम बना रहा हूँ इसका मतलब समझ जाना कि डायग्राम बनाने का बहुत ज़्यादा महत्व है। नहीं, मैं इसको बिना डायग्राम बना के क्वेश्चन कर सकता हूँ, लेकिन इसलिए चाहता हूँ इससे आप लोगों को पता रहे कि हर बार नया डायग्राम बनाना है। तो अब क्या बन गया, इन दोनों की जगह रिप्लेस हो गया 2 ओम का, तो अब ये क्या आ गया यहाँ पर, ये 2 ओम, थ्री ओम, 15 वोल्ट। ठीक है, ये दोनों क्या है सीरीज में, तो ये इक्विवेलेंट डायग्राम क्या आएगा, फाइव ओम, V इज इक्वल टू IR, I इज इक्वल टू V/R, V कितना है 15, R कितना हुआ 5, अर्थात कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर आप अपने डायग्राम्स को डायग्राम के रूप में, किताब में किसी में डायग्राम बता के सॉल्व नहीं करते हैं इसको, वो एक ही डायग्राम में लिखते चले जाते हैं। आपको हमेशा डायग्राम बनाना चाहिए जो जितना भी कॉम्प्लिकेट होगा आपका, जैसे यहाँ से कैपेसिटर गायब हुआ, उसके बाद ये आ गया, इसके बाद वो स्टेप को उस स्टेप को, ये स्टेप वाइज डायग्राम बना के ही इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करना, और कोई भी रास्ता मत अपनाना। ठीक है, कल हम लोग बैटरीज पढ़ेंगे, बैटरीज का संयोजन सीरीज में और पैरेलल में।